एवरीवन दोस्तों, आज है 1 मई 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। पहला टॉपिक हम लोग करने वाले हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी के बारे में। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये पहले किया होगा कि इंडिया में जो सब्सिडी दी जाती है फर्टिलाइजर के ऊपर उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे वो सब्सिडी दी जाती है, क्यों दी जाती है, तो उस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आज का सबसे मजेदार टॉपिक है, वो ये रहने वाला है, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जैसे कि आपको पता है पॉलिटिकल पार्टीज जो है रैलीज कर रही हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो इंडिया का पुअर सेक्शन है और जो इंडिया का रिच सेक्शन है, देखिए दोनों के बीच में गैप बढ़ता ही चला जा रहा है। इस गैप को कैसे कम किया जा सकता है? जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, मतलब कुछ लोगों के हाथ में सबसे ज्यादा पैसा है, उस पैसे को वहां से निकाल के पुअर लोगों को कैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा इनहेरिटेंस लॉ क्या होता है, वेल्थ टैक्स क्या होता है, एस्टेट ड्यूटी क्या होती है, इकोनॉमी पॉलिटी वाले सेक्शन से थोड़ा हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग रहेगा। देखिए अगर आपने इकोनॉमी बहुत अच्छे से नहीं भी आता है ना, उसके बावजूद भी आप ये टॉपिक कर सकते हो क्योंकि ये जनरल टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में। उसके अलावा मैथेन के बारे में एक नया रिसर्च एक आया है सामने, जिसमें मैथेन के कुछ रिसोर्सेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए मैथेन जो है वो भी बहुत जबरदस्त ग्रीन हाउस गैस है। इवन दिस इज स्ट्रोंगर देन द कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन इट कम्स टू द पोटेंशियल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। तो बात करेंगे मैथेन के रिसोर्सेज के बारे में। उसके अलावा एक छोटा सा एडिटोरियल है स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर से बात करेंगे। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट क्या था, क्या क्या चैलेंजेस हैं स्ट्रीट वेंडर्स को लेके जो फेस करने पड़ते हैं, और कौन कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं। जनरल सा टॉपिक है, यूपीएससी में इस तरह के सवाल कई बार आ जाते हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे। लेकिन पहले टॉपिक बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, तभी आगे बढ़ें, तभी मजा भी आएगा। अगर आप रेगुलर हमारे लिसनर हैं या वीडियोस देखते हैं तो कमेंट सेक्शन में गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का मैसेज आप छोड़ सकते हो, ताकि थोड़ा सा अटेंडेंस पता चलती रहे, राइट। चलिए, तो बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे, फर्टिलाइजर सब्सिडी। मुझे लगता है फर्टिलाइजर सब्सिडी से पहले हम लोग दूसरा टॉपिक करेंगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। हम लोग ना थोड़ा सा दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, इनहेरिटेंस लॉस पे चलते हैं। इनहेरिटेंस टैक्स वॉन्ट ट्रेक इन मच फॉर द गवर्नमेंट। तो ये आर्टिकल द हिंदू बिजनेस लाइन से लिया गया है। इसी से मिलता जुलता एक आर्टिकल द हिंदू में भी आया था। तो बेसिकली दोनों को मर्ज करके हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी। मैं कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। ठीक है, आपका जो घर है, आपके जो खेत होते हैं, दुकान होती है भाई, वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। तो क्या गवर्नमेंट ये प्राइवेट प्रॉपर्टी आपसे ले सकती है? आंसर है यस और आंसर है नो। क्या ये प्राइवेट प्रॉपर्टी रखना आपका फंडामेंटल राइट है? आंसर है यस और आंसर है नो। देखिए, जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उस समय ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको फंडामेंटल राइट से हटा के सिंपली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। थोड़ा सा एक बार इसकी जान लेते हैं, क्या पूरा मामला है, कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है। देखिए, हमारा जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल अगर आपने पढ़ा है तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन सोशल इकोनॉमिक जस्टिस लिबर्टी एंड इक्वालिटी। ये साफ साफ लिखा हुआ है। मतलब आपका इकोनॉमिक जस्टिस भी मिलेगा, सोशल जस्टिस भी मिलेगा, लिबर्टी भी मिलेगी और इक्वालिटी भी मिलेगी। ये प्रियम्बल के अंदर लिखा हुआ है। अब प्रियम्बल क्योंकि जस्टिफिएबल नहीं होता है, आपको अच्छे से पता होगा। अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हो, लेकिन अगर प्रियम्बल का वायलेशन होता है तो डायरेक्टली कोर्ट में नहीं जा सकते, जस्टिफिएबल नहीं होता है। ठीक है, कई बार सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सुनाने के लिए वहां से इंस्पिरेशन लेता है, लेकिन एक्सक्लूसिवली वो जस्टिफिएबल नहीं होता। एनीवेज, एक कॉन्सेप्ट आपको पता है, जी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये फंडामेंटल राइट्स नहीं होते, राइट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसके नाम ही लिखा हो ना डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का मतलब क्या है? डायरेक्टिव मतलब डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस, किसको? गवर्नमेंट को। तो डीपीएसपी क्या होता है? डीपीएसपी गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन होती हैं कि भैया आप जब गवर्नेंस चलाओगे, जब गवर्नमेंट चलाओगे तो क्या क्या फॉलो किया जाना चाहिए, जब आप पॉलिसी बनाओगे तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये डायरेक्टिव्स हैं, डायरेक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट को, चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो।
तो मतलब जो गवर्नेंस होती है ना, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के हिसाब से चलती है। या फिर ये कहें कि गवर्नमेंट को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो डीपीएसपी को फुलफिल करें। यानी कि जब सरकार पॉलिसी बनाती है, उस समय की बात ये लोग कर रहे हैं। तो दीज आर द प्रिंसिपल्स दैट द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट शुड फॉलो। मस्ट फॉलो नहीं है, देखिए, मस्ट नहीं है, शुड है, टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इन आवर कंट्री। अब आप मान के चलिए कि भैया डीपीएसपी के अंदर मान लो ये लिखा हुआ है कि सभी लोगों को इंडिया में जो लीगल एड है वो फ्री में मिलेगी। मतलब आपने कोई क्राइम छोटा मोटा कर दिया है तो आपको वकील सरकार की तरफ से फ्री में मिलेगा, लेकिन क्या मिलता है? मिलता तो नहीं है। लेकिन इसका सरकार को करना तो चाहिए, तो शुड है, ये शुड, मस्ट नहीं है। अगर सरकार की कैपेसिटी है तो वो इसको फॉलो करे, अगर कैपेसिटी नहीं है तो कैपेसिटी होने तक का वेट करे। ये होता है डीपीएसपी का मतलब। जरूरी नहीं है कि इसको मस्ट फुलफिल करे 100%, कोशिश तो कर सकते हैं, कोशिश करनी चाहिए सरकार को। फंडामेंटल राइट मैंने आपको पहले बताया जो जस्टिफिएबल होते हैं, लेकिन डीपीएसपी जस्टिफिएबल नहीं होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सभी डीपीएसपी के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि आर्टिकल डीपीएसपी के बारे में है ही नहीं। आर्टिकल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ के बारे में। तो हमारे पास दो डीपीएसपी हैं, एक है आर्टिकल 39B और एक है आर्टिकल 39C। दो है हमारे पास। ये इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू सर्व द कॉमन गुड एंड देयर शुड बी अवॉइडेंस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। मतलब ये पता क्या कहता है? ये कहता है कि हमारी देश में जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास वेल्थ है, जो हमारे पास मटेरियल रिसोर्सेज हैं, उसकी ओनरशिप किसी एक दो तीन हाथ में नहीं होनी चाहिए, उनके ऊपर पूरे समाज का हक है। राइट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। मतलब देश में जो पुअर और रिच आदमी है ना, इसके बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ये हमारा डीपीएसपी कहता है। ऐसा सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा तो हो रहा है। रिच और पुअर के बीच में गैप बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। उस कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल दिया गया है। क्यों दिया गया है भी आपको मैं बताता चलता हूं। देखिए जरा, अभी कांग्रेस की मैं जो मैनिफेस्टो है, आपको पता, इलेक्शन चल ही रहे हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा है कि जो पुअरेस्ट ऑफ द फैमिली है देश में, उनको 1 लाख रुपए हर साल दिए जाएंगे, ताकि जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो कम हो सके और देश में इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सके। ऐसा उन्होंने यहां पे कहा है। उस कॉन्टेक्स्ट में पूरा आर्टिकल दिया हुआ है। अब इसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखिए, पहले आपको अच्छे से पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 19(1)(f) के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट होता था। मतलब सरकार भैया आपकी प्रॉपर्टी नहीं ले सकती थी, सीधी बात ये है। अगर सरकार आपकी प्रॉपर्टी लेती है तो आप सीधा कोर्ट में जा सकते हो। आर्टिकल 31 क्या कहता है? आर्टिकल 31 ये कहता था कि अगर सरकार आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अक्वायर करती है किसी रीजन की वजह से, तो आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। अब समस्या खड़ी हो गई। देश आजाद हुआ था, है ना? देश आजाद हुआ था तो डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट थी, कहीं पे पोर्ट बनानी है, रोड्स बनानी है, सड़कें बनानी है, स्कूल बनाने हैं, दुनिया भर का डेवलपमेंट करना था। अब सरकार के पास इतनी प्रॉपर्टी तो थी नहीं, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को अक्वायर करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए, उन्होंने कहा साहब ये तो हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। राइट? सरकार ने कहा देखो भाई, फंडामेंटल राइट का वायलेशन तो हो रहा है, लेकिन डीपीएसपी तो फॉलो करना पड़ेगा ना। तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में लड़ाई हो गई। गोलकनाथ केस में जब ये मामला कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया देखिए, अगर लड़ाई फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में है तो फंडामेंटल राइट हमेशा प्रेफरेंस में आएंगे। यही बात फिर केशवनंदा भारती केस में भी की गई। केशवनंदा भारती केस ने भी ये कहा कि भाई देखो, आर्टिकल जो 31C है, ऊपर लिखा हुआ ना आर्टिकल 31C, आर्टिकल 31C ये कहता है कि जो आर्टिकल 39B और 39C है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ की मैं बात कर रहा हूं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो आर्टिकल 39B और 39C में आता है, हमारा आर्टिकल 31C जो कि अमेंडमेंट किया था 1971 में इंदिरा गांधी सरकार के दौरान, उन्होंने ये कहा था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ
ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यानी कि गरीबों में वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अगर सरकार कोई कानून बनाती है तो वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं होगा, ऐसा उसके अंदर कहा गया था। कोर्ट ने ये कहा, जब 73 की बात आई, कोर्ट ने ये कहा कि बिल्कुल 31 जो सी है ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जुडिशियल रिव्यू होगा। मतलब आप मान के चलिए कि एग्जांपल आपको देता हूं, किसी आदमी के पास मान लो 300 एकड़ जमीन है, और आर्टिकल 39 सी और 39 बी का यूज करके अगर सरकार इसके 300 एकड़ में से 250 एकड़ ले लेती है, ये कह के भैया तुम्हारे पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हो गई है, तो ये ले सकती है सरकार आर्टिकल 31 सी का यूज करके। ठीक है, किसी के पास अगर 500 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं तो सरकार आपसे ले सकता है। आपके पास बहुत जमीन है, जंगल आपका आपका आपके पास जंगल है, बहुत बड़े महल महल हैं, तो सरकार आपसे ले सकती है आर्टिकल 31 सी का यूज करके, क्योंकि उसको 39 बी और 39 सी को इम्पोज करना है। कोर्ट ने यह कहा कि आप कर सकते हो, लेकिन जुडिशियल रिव्यू उसका होगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि सरकार ने अपने दुश्मनों की प्रॉपर्टी तो अक्वायर कर ली, लेकिन उसके जो मंत्री संतरी हैं उनकी प्रॉपर्टी अक्वायर ही नहीं की, है ना। जुडिशियल रिव्यू तो होना जरूरी है। ये हुआ। फिर मिनर्वा मिल केस आया 1980 के अंदर। मिनर्वा मिल केस में भी यही कहा गया कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में बैलेंस होना जरूरी है, लेकिन फंडामेंटल राइट हमेशा प्रायोरिटी पे रहेंगे। ये सारा हंगामा जो है खूब सारा हो रहा था। बाद में सरकार ने सोचा कि यार इतने हंगामे से अच्छा है कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दो। तो 1978 में जब करोड़ों केस सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तो सरकार ने कहा, 44th अमेंडमेंट एक्ट किया, ये कहा भैया राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, मतलब सारे झगड़े की जड़ को ही खत्म कर दिया, फंडामेंटल राइट ही हटा दिया, और उस आर्टिकल 300A अलग से बना दिया, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, इतने हंगामे के बाद हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे कि राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एनी मोर, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को सरकार अक्वायर कर सकती है। ठीक है, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वही अपने पर्सनल पर्पज के लिए, नहीं, पब्लिक पर्पज के लिए कर सकती है, और आपको एक डिसेंट कंपनसेशन भी मिलेगा। बट दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो अगर आपके खेत में से सड़क निकल रही है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट नाउ। ठीक है, अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है? देखिए, हमारा जो देश है ना वो सोशलिस्ट मॉडल पे काम करता है। ठीक है, हम एक कैपिटलिस्ट कंट्री नहीं है। हमारे प्रियम्बल के अंदर भी लिखा हुआ है दैट वी आर अ सोशलिस्ट कंट्री। सोशलिस्ट का मतलब ये होता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज की जो कंसंट्रेशन है वो नहीं होनी चाहिए, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इस मॉडल को फॉलो करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? जब देश आजाद हुआ तो हमारे यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स लाए गए। बड़े बड़े जो जमींदार थे, बड़े बड़े जो लैंड लॉर्ड्स थे, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी को सरकार ने अक्वायर कर लिया। बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए। मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एक्ट हम लोगों ने बनाया, राइट। वेल्थ टैक्स हम लोगों ने लगाया, इनहेरिटेंस एक्ट हम लोगों ने लगाया, एस्टेट एस ड्यूटी हम लोगों ने लगाई, बहुत सारे, और लैंड रिफॉर्म हम लोगों ने किए, लैंड सीलिंग हम लोगों ने किया। बहुत सारे रिफॉर्म सरकार ने ऐसे किए आफ्टर इंडिपेंडेंस के जिससे कंसंट्रेशन वेल्थ ना हो सके। लेकिन इन चीजों को कोई खास फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जुडिशरी इतनी कॉम्प्लेक्स है, और लॉज वगैरह इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि इनका कोई खास बेनिफिट नहीं हुआ, इसलिए सरकार ने टाइम के साथ साथ ये बहुत सारे लॉज को कैंसिल आउट कर दिया। अब ठीक है, 1991 तक तो ठीक ठाक चल रहा था। 1991 तक हमारा देश सोशलिस्ट मॉडल के ऊपर मोर और लेस हम लोग फॉलो कर रहे थे। लेकिन 1991 में जब लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई, एलपीजी रिफॉर्म जिसको आप कहते हो, उस समय हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर के लिए अपनी इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया। एफडीआई के लिए कौन ओपन अप कर दिया, नई नई प्राइवेट कंपनीज आने लगी। जब प्राइवेट कंपनी आने लगी तो सीधी सी बात है भाई, जो कैपिटलिस्ट हैं, जो प्राइवेट कंपनीज के मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, उनके हाथ में पैसा चला गया। धीरे धीरे सरकार ने अपनी इकोनॉमी को ओपन करने के चक्कर में, प्राइवेट सेक्टर को वेलकम करने के चक्कर में बहुत सारे लॉज को हटा दिया। जैसे एमआरटीपी एक्ट था, इसको रिप्लेस कर दिया कंपटीशन एक्ट 2002 के साथ। बहुत सारे जो डायरेक्ट टैक्स थे उनको भी हम लोगों ने कम कर दिया। एस्टेट ड्यूटी को हम लोगों ने 1985 में ही एबोलिश कर दिया। वेल्थ टैक्स को हम लोगों ने 2016 के अंदर एबोलिश कर दिया। तो एलपीजी रिफॉर्म का नतीजा क्या निकला? इकोनॉमी तो ग्रो हुई, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंडिया में पॉवर्टी भी रिडक्शन हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इनइक्वालिटी बढ़ गई है समाज में।
वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट ये कहती है कि भैया इंडिया में जो टॉप 10% पॉपुलेशन है वो हमारे देश का 65% वेल्थ और 57% इनकम उनके हाथ में है। सोच के देखिए, बहुत बड़ी बात है ये। देश की 65% वेल्थ टॉप 10% लोगों के हाथ में है। बॉटम 50% के हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है। बॉटम 50% के हाथ में सिर्फ 6.5% वेल्थ है और 15% इनकम है। मतलब रिच आर वेरी वेरी रिच, टॉप 10% आर वेरी वेरी एक्सट्रीमली रिच, लेकिन बाकी के हाथों में सिर्फ झुंझुना है और कुछ भी नहीं है। अब कांग्रेस गवर्नमेंट का ये कहना है कि भैया हम लोग क्या करेंगे, जो पुअर फैमिली है, ठीक है, वहां की महिलाओं को 1 लाख रुपए हर साल देंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया इससे का क्या इम्पैक्ट होगा लेटर, बट ये कहा गया है। अब बीजेपी सरकार का ये कहना है, देखो भाई अगर कांग्रेस पार्टी आएगी तो इनहेरिटेंस टैक्स लो को वापस लेके आएगी, जो कि पुअर लोगों को भी इम्पैक्ट करेगा। अब आपको ये पता होना चाहिए इनहेरिटेंस टैक्स लो क्या होता है, ठीक है, उसी कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल दिया हुआ है ये। इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है जैसे कोई आदमी मर जाता है, ठीक है, उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो मूवेबल एसेट्स हैं, जो इमूवेबल एसेट्स हैं, वो इनहेरिटेंस के तौर पे आगे ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, उसके जो हेयर्स हैं, मतलब उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उसका बेटा है बेटी है, उनको वो चले जाते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। अब अगर आपको अपने मतलब पिताजी से माताजी से अगर प्रॉपर्टी मिलती है तो उसके ऊपर सरकार टैक्स लेती है। ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो क्या बेनिफिशियरी हो तो ये टैक्स आपसे लिया जाता है, इसे इनहेरिटेंस टैक्स कहते हैं। इनहेरिटेंस टैक्स कहते हैं, आपको ये याद याद होना चाहिए। ठीक है। इन इंडिया देर इज करंटली नो एस्टेट इनहेरिटेंस और द जनरेशन स्किपिंग टैक्स। अभी इंडिया में नहीं है। पहले इंडिया में इनहेरिटेंस एक्ट हुआ करता था, तो इसको हम लोगों ने बाद में अबोलिश कर दिया। इसको 1953 में हम लोग लेके आए थे। ठीक है, अगर कोई प्रॉपर्टी ओनिंग पर्सन है वो मर जाता है, उसके बच्चों में ट्रांसफर हो जाती है इनकम, जो सक्सेसर्स होते हैं तो उनसे ये लिया जाता था। ठीक है। ये बाद में हम लोगों ने 1985 में इसको हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि इसको कलेक्ट करने में ज्यादा खर्चा आ जाता था सरकार का, मिलता हाथ में कुछ भी नहीं था। ठीक है, मतलब आमदनी ठन्नी खर्चा रुपया, सरकार का खर्चा ज्यादा होता है, इनकम कम होती है, तो इसलिए सरकार ने 1985 में इसको हटा ही दिया। तो ये इनहेरिटेंस टैक्स और एस्टेट ड्यूटी एक डायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में था। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में अगर ऐसा पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, तो उसमें इनहेरिटेंस टैक्स, एस्टेट ड्यूटी, ये डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल होते हैं। राइट। उसके अलावा एक और टैक्स हमारे पास है जिसका नाम है गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स को इंडिया में 1958 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो आप किसी को गिफ्ट देना चाहो तो दे सकते हो। तो गिफ्ट का मतलब ये होता है एनी एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर वॉलंटरली। अगर आप किसी को जमीन जायदाद पैसा गाड़ी बंगला मोबाइल फोन कुछ देना चाहते हो तो भैया आपका वो गिफ्ट है। और गिफ्ट टैक्स ये कहता है कि अगर आप किसी को गिफ्ट देते हो तो उसका 30% आपको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये भी कोई खास सक्सेसफुल था नहीं, तो सरकार ने फिर 1988 के अंदर इसको अबोलिश कर दिया। लेकिन बाद में 2004 के अंदर इसे री इंट्रोड्यूस किया गया कुछ नए तरीके से। मतलब अगर आप किसी को 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट देते हो तो फिर उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा। ठीक है, हालांकि इसके अंदर एक्सेप्शंस हैं। डोनेशन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, इनहेरिटेंस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप शादी वगैरह में गिफ्ट देते हो तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपको मिलता है शादी में गिफ्ट तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये गिफ्ट टैक्स को भी इस तरह से हम लोगों ने थोड़ा सा मॉडिफाई यहाँ पे किया है। एक फिर टैक्स हमारे पास होता है वेल्थ टैक्स, जिसको कहते हैं। वेल्थ टैक्स 1957 में हम लोग उसको लेके आए थे। मतलब एक पर्सन की जो टोटल वेल्थ होती है, आपके जो एसेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे गोल्ड आपके पास है, सिल्वर है, प्लेटिनम ऑर्नामेंट्स हैं, एयरक्राफ्ट है, शिप्स हैं, गाड़ियां हैं, घर है, लैंड है, जमीन जायदाद है, वो सब आपकी वेल्थ है। ठीक है, या 50,000 से ज्यादा आपके पास कैश है तो भी आपके पास वेल्थ है। ये वेल्थ टैक्स में भी सरकार को बहुत खर्चा आ जाता था कलेक्ट करने में, मिलता हाथ में कुछ भी नहीं था। तो इसको 2015 में अबोलिश सरकार के द्वारा कर दिया गया था। ठीक है, हालांकि अभी ऐसे रूमर्स लगाए जा रहे हैं कि इसको रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा, बट मुझे नहीं लगता करेगी सरकार। तो ये कुछ कुछ टैक्स के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो कुल मिला के बात यही है, इनहेरिटेंस टैक्स इंडिया में फिलहाल नहीं है। ठीक है, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे जो बात हो रही है, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि जो रिच लोग हैं भाई, इनसे पैसा लेके पुअर को देना है बाय एनी मीन्स।
ठीक है, आप इसको कई तरीके से दे सकते हो। आप इसे सर्विसेज के रूप में दे सकते हो, ठीक है, सब्सिडीज के रूप में दे सकते हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी कर सकते हो, वो भी आप कर सकते हो। जैसे अभी उनका कहना है कि भैया 1 लाख रुपए हर साल हम लोग देंगे, ठीक है। कुछ स्टेट के अंदर जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनको 2,000 रुपए दिए जाते हैं महीने के, तो ये बेसिकली एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ही होता है। तो इनके ऊपर डिफरेंट तरह के टैक्स लगाए जाते हैं। डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, यूजली ज्यादा एक होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स भी, ठीक है। तो ये टैक्सेस के थ्रू जो इनकम होती है रिच लोगों से, वो पुअर लोगों को अलग अलग तरीके से बांटा जाता है, जिसे कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, राइट। और यहाँ से 2014 में टैक्स के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी आया था, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। द सेल्स टैक्स यू पे वाइल परचेजिंग अ टूथपेस्ट इज टैक्स imposed by the central government, tax imposed by the central government but collected by the state government, tax imposed by the state government but collected by the central government, tax imposed and collected by the state government। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ें। ये तो हमारा हो ही गया था। अब बढ़ते हैं पहले वाले टॉपिक में, जो था अपना सब्सिडी के बारे में। फर्टिलाइजर सब्सिडी इन फाइनेंशियल ईयर 2024 एक्सीड्स रिवाइज्ड एस्टिमेट बाय 6,500 एंड 500 करोड़। रिवाइज्ड एस्टिमेट का मतलब ये होता है कि जब सरकार बजट लेके आती है तो उसमें एक अलोकेशन की जाती है फंड की, कि हम लोग कितना पैसा देंगे इस पर्टिकुलर एरिया। जैसे कोई सब्सिडी है, मान लो फर्टिलाइजर सब्सिडी है, उसके लेके हम इतना पैसा देंगे, लेकिन बीच बीच में सरकार क्या करती है, उसको दोबारा से एस्टिमेट लगाती है, ठीक है, रिवाइज करती है अपने एस्टिमेट्स को। कभी कभी वो ज्यादा भी हो सकता है, कभी कभी कम भी हो सकता है। अब देखिए, ऐसा जरूरी थोड़ी ना होता है कि जो आप अंदाजा लगाते हो हमेशा फुलफिल ही होता है ना। आपने सोचा चलो आज पार्टी करते हैं, और आपने अंदाजा लगाया चलो पार्टी में ना आज मेरे 2,000 रुपये खर्च हो जाएंगे, लेकिन जब एक्चुअली में पार्टी करने जाते हो तो पता थोड़ी ना होता है, हो सकता है 2,500 भी खर्च हो जाए। तो ऐसा सरकार भी करती है कई बार। तो रिवाइज एस्टिमेट में 6,500 करोड़ रुपीज एक्स्ट्रा आए हैं, जो कि पहले बजट में नहीं थे। दैट इज द होल थिंग, ठीक है। अब फर्टिलाइजर सब्सिडी का इंडिया में पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है। फार्मर्स बाय फर्टिलाइजर एट MRP, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे किसान एक फर्टिलाइजर खरीदता है, ठीक है। अब ये यहां से किसान फर्टिलाइजर खरीदता है, ठीक है, जिस सेंटर पे हम लोग खरीदते हैं फर्टिलाइजर, वो सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं, राइट। और एक सरकार का पोर्टल होता है जिसे कहते हैं ई उर्वरक DBT पोर्टल, राइट। और जब कोई किसान फर्टिलाइजर खरीदने जाता है वेंडर के पास, वो वेंडर क्या करता है, उस किसान का आधार कार्ड या फिर किसान क्रेडिट कार्ड नंबर उस पोर्टल के अंदर एंट्री करता है। उसको जितना फर्टिलाइजर चाहिए किसान को वो मिल जाता है। वो जो वेंडर होता है, सरकार किसान के खाते में पैसा नहीं देती है, उस वेंडर के खाते में पैसा देती है। समझ रहे हैं इस बात को। तो सब्सिडी किसको मिल रही है, बेनिफिट तो किसान को मिल रहा है, लेकिन डायरेक्ट सब्सिडी किसान के खाते में नहीं आ रही है, वो उस वेंडर के खाते में आ रही है। और वो सब्सिडी उसके अकाउंट में तभी आती है जब किसान फर्टिलाइजर परचेज कर लेता है। फर्टिलाइजर परचेज करने से पहले नहीं आएगी, परचेज करने के बाद में आती है, राइट। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है। अब हमारे देश में ना दो तरह की वैसे सब्सिडी दी जाती है। एक दी जाती है यूरिया प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो यूरिया फर्टिलाइजर्स होते हैं, और एक होती है नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स के ऊपर, ठीक है, जिसमें NPK सल्फर वगैरह वो सब आता है। दोनों में दो है, अलग अलग तरह से सब्सिडी का कॉन्सेप्ट होता है। जो नॉन यूरिया होती हैं वो न्यूट्रिएंट बेस्ड होती हैं, ठीक है। और यूरिया वाला जो है वो वेटेज बेस्ड होता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए 17,000 रुपीज पर टन, 23,000 पर टन, इस तरह से जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो चार्ज करते हैं। लेकिन जो किसान होते हैं, किसान को तो इतना महंगा नहीं पड़ता है, फर्टिलाइजर सस्ता पड़ता है किसान को। तो जो बचा हुआ पैसा है बीच में, वो किसान, वो जो गवर्नमेंट होते हैं वो मैन्युफैक्चरर्स को दे देती है, ठीक है। तो ये इस तरह की जो सब्सिडी है वो डायरेक्ट किसानों को नहीं मिलती है, या तो वो मैन्युफैक्चरर्स को मिलती है या वेंडर्स को मिलती है। ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो इससे ज्यादा मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज फर्टिलाइजर सब्सिडी अपने आप में 2 घंटे का टॉपिक है। बट मैं थोड़ा सा जूम करके चलता हूँ कि शायद आपको थोड़ा सा इसके बारे में पहले से आइडिया होगा। अगर नहीं है तो किसी दिन का वेट करें जब थोड़ा डिटेल में हम लोग जाएंगे, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ें। नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है ये वाला, मैथेन वाला। माइक्रोब्स नॉट फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस्ड मोस्ट न्यू मैथेन। देखिए एक रिसर्च चल रही है पिछले 15-20 साल से। अभी वो रिसर्च मतलब रास्ते में ही है, उसका फाइनल
अभी रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस रिपोर्ट ने बड़ी इंटरेस्टिंग सी यहाँ पे चीज़ें बताई हैं। और रिपोर्ट का ये कहना है कि भैया एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मैथेन टुडे इज 3 times व्हाट इट वाज 300 years अगो। समझ रहे हो, मतलब 1700 में, 300 साल पहले एनवायरनमेंट के अंदर जो मीथेन थी, आज उससे 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना लगान आपको देना पड़ेगा। ये है पूरा मामला। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट नहीं है, उस रिपोर्ट के अंदर और क्या कहा गया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, CO2 को हम लोग सब गाली देते हैं, राइट। CO2 बहुत बड़ी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन CO2 ग्रीन हाउस गैस डेंजरस इसीलिए नहीं है कि वो अपने आप में बहुत स्ट्रोंग है, नहीं, वो डेंजरस इसीलिए है क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। क्वांटिटी, अदरवाइज अगर मैथेन से कंपेयर करोगे ना, मैथेन CO2 से 28 टाइम्स ज्यादा स्ट्रोंग है। 28 टाइम्स ज्यादा स्ट्रोंग है, लेकिन मैथेन का कॉन्सेंट्रेशन कम है। इस वजह से मैथेन को ज्यादा गाली नहीं दिया जाता। बट पिछले कुछ सालों में मैथेन के ऊपर भी पॉलिसी मेकर्स ने फोकस करना शुरू कर दिया। पेरिस कन्वेंशन के बाद से मैथेन को लेकर हम लोग कई तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें यह पता चल गया है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो मिलियंस ऑफ ईयर से जो मीथेन ट्रैप हुई पड़ी है, अभी वो ट्रैप रिलीज हो जाए, वो मीथेन जो है वो रिलीज हो जाएगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ेगा। अब मीथेन के दो सोर्सेज होते हैं, एक होते हैं बायोजेनिक सोर्सेज, एक होती है थर्मोजेनिक सोर्सेज। जो हम लोग फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं, डीजल, पेट्रोल, ऑयल वगैरह, ठीक है, यहाँ से इनसे भी मीथेन निकलता है। इनसे जब हम लोग एक्सट्रैक्ट करके मीथेन निकलता है तो उसे थर्मोजेनिक मीथेन बोलते हैं, ठीक है। जो नेचुरल गैस बेसिकली अपनी होती है वो मीथेन ही होती है, नेचुरल गैस। दूसरे तरह की जो मीथेन निकलते हैं वो निकलती है छोटे छोटे माइक्रोब से, जिसे बोलते हैं मैथेनोजीन्स, ठीक है। ये छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, सिंगल सेलुलर होते हैं, इसे मैथेनोजीन्स बोलते हैं। इनका मेटाबॉलिज्म कुछ इस तरह का होता है, ये अपनी बायोलॉजिकल प्रोसेस करने के दौरान मैथेन को रिलीज करते हैं। इस रिसर्च के अंदर ये पाया गया है कि जो माइक्रोब्स हैं, ठीक है, आज के समय में वो फॉसिल फ्यूल से ज्यादा मैथेन रिलीज कर रहे हैं। और ये माइक्रोब्स कहाँ होते हैं, मैथेनोजीन्स कहाँ होते हैं? ये वहां पाए जाते हैं जहां पे ऑक्सीजन डेफिशिएंट होती है, ऑक्सीजन कम होती है। या फिर आप ये कहें देसी भाषा में, कि और मैं नॉर्मल भाषा में बात करूं, कि जो अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जो उन्हें फ्लोरा एंड फोना होता है, जब उन वो सड़ जाते हैं ऐसे एरियाज में जहां पे ऑक्सीजन कम होती है, जब उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है तो मैथेन रिलीज होती है, ठीक है। कोई पेड़ पड़ा हुआ है कहीं पे, घास पड़ी हुई है, कोई जानवर मर गया है, अगर उसका डिकम्पोजिशन ऐसी जगह पे होता है जहां पे ऑक्सीजन कम होती है तो मैथेन रिलीज होती है। कौन कौन से सोर्सेस हो सकते हैं मैथेन के? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द एनिमल्स। जो एनिमल जुगाली करते हैं, आपने देखो वो गाय भैंस वगैरह को, है ना, इनके पेट में जो है मैथोजिन्स होते हैं जो खूब सारी मैथेन रिलीज करते हैं। वेटलैंड्स, राइस पैडीज, यहाँ से तो यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है अभी 2-3 साल पहले। जो चावल की खेती हम लोग करते हैं, ठीक है, वहां से खूब सारा मीथेन निकलता है। लैंडफिल्स, वहां से निकलता है, ठीक है। सेडिमेंट्स ऑफ द लेक्स एंड द ओशियंस, खूब सारा मीथेन निकलता है। तो मैथेनोजीन्स यहाँ पे ग्रो करते हैं और मैथेन रिलीज करते हैं, ठीक है। कई ह्यूमन एक्टिविटी जैसे एग्रीकल्चर, ठीक है, डेयरी फार्मिंग, फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन, यहाँ से खूब सारा मैथेन निकलता है। तो ये थोड़ा सा मैथेन के बारे में को पता होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन एक बात तो है कि मैथेन वहीं मिलेगा जहां पे ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस होगी, और उस ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन ऐसे एनवायरनमेंट में होता है जहां पे ऑक्सीजन कम होती है, वहां से मैथेन निकलता है, ठीक है। चलो, थोड़ा सा देख लेते हैं इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट। बहुत सालों की कोशिश करने के बाद फाइनली सरकार ने 2014 में एक बड़ा लैंडमार्क एक्ट पास किया था, स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन लाइवलीहुड एंड द रेगुलेशन ऑफ द स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014, ठीक है। 30-40 सालों से लगातार कोशिश के लिए चल रही थी, फाइनली इसको पास कर दिया गया, और इसे एक बहुत प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। लेकिन इसकी जो इनेक्टमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है।
तो कुछ प्रोविजन थे इस एक्ट के अंदर में, जैसे यूजली ये माना जाता है कि हमारी जो सिटीज हैं वहां पे 2.5% जो पॉपुलेशन है वो स्ट्रीट वेंडर्स की होते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स सबको पता है ना, जो सब्जी बेचने वाले वगैरह जो अपनी गलियों में आते हैं सिटीज में, उन्हें आप स्ट्रीट वेंडर्स कह सकते हैं। जो रोड साइड पे किनारे पे ठेले लगा रहे हैं उससे आप स्ट्रीट वेंडर्स कह सकते हो, ठीक है। अब ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं सोसाइटी का, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, राइट। जैसे अगर आप मुंबई में जाते हो तो वड़ा पाव के वेंडर्स आपको जगह जगह पे मिलेंगे, चेन्नई में जाओ तो डोसा के मिलेंगे, सब्जी वगैरह देने के लिए फूड है ना, वो सब रहता ही है ऑफ कोर्स। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी सोसाइटी का। माइग्रेंट्स जो आते हैं सिटीज में, तो फूड वेंडर्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वहां पे भी, राइट। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, इनके अधिकारों को, राइट्स को प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था इस कानून से पहले। इसके बाद में किया गया है। हालांकि जो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो कई बार अपने लोकल एरिया में कुछ प्लानिंग करती हैं, बायलॉज वगैरह बनाती हैं इस पूरी चीज को रेगुलेट करने के लिए, लेकिन सेंट्रल लेवल पे फिलहाल ऐसा कुछ भी था नहीं। सिटीज के अंदर पता क्या होता है, सिटीज के अंदर हम लोग कुछ जोन्स होते हैं सिटीज में, उन जोन्स के हिसाब से हम लोग कुछ रूल्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे उन्हें बोलते हैं टाउन वेंडिंग कमिटीज। तो हर सिटी के अंदर टाउन वेंडिंग कमेटी होती हैं, और हर एक सिटी को अलग अलग जोन्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि ये वेंडर किसी भी गली में चला जाएगा सिटी, ऐसा नहीं होता है, उनके जोन्स बंटे हुए होते हैं। वो उसी जोन के अंदर आएंगे, टाइम भी फिक्स होता है कि किस टाइम से किस टाइम तक आप आओगे। आप रात को 12 बजे नहीं आ सकते हो, ठीक है। तो कुछ टाइम फिक्स होता है, जोन फिक्स होते हैं। और हर सिटी के अंदर टाउन वेंडिंग कमेटीज बनाई जाएंगी आज पर दिस एक्ट। और इसके अंदर एटलीस्ट 40% जो मेंबर होंगे वो स्ट्रीट वेंडर्स होंगे, 33% इसके अंदर वीमेन भी होंगी, ऐसा इस एक्ट के अंदर कहा गया। ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी भी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, ऐसा कुछ कुछ इसके अंदर कहा गया था। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी स्ट्रीट वेंडर्स को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एक्ट हम लोगों ने बनाया, ठीक है, लेकिन फिर भी हरासमेंट तो हो ही रही है। तो पहली बात तो हरासमेंट होती है। बहुत बार इन स्ट्रीट वेंडर्स को एविक्शन के नाम पे मारा जाता है, हरासमेंट होती है, इनकी जो सामान होता है उसको भी छीन लिया जाता है। ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट की बात है, इन्हें कंसिडर किया जाता है कि ये इलीगल एंटिटीज हैं। सेंसिटाइजेशन नहीं है लोगों का, सेंसिटिव है ही नहीं हम लोग। और जब बात कमेटी की आती है तो कमेटी में इनकी सुनवाई होती नहीं है बिकॉज ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट। सेकंड चीज ये है कि जो अर्बन गवर्नेंस है, अर्बन जो लोकल बॉडीज होती हैं हमारी, अर्बन लोकल बॉडीज के पास उतनी पावर ही नहीं है। हालांकि 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम लोगों ने बनाया हुआ है, उसके बावजूद भी ये इनकी कैपेसिटी बहुत कम है। देखिए अर्बन लोकल बॉडीज को और दूसरे बहुत काम होते हैं तो ये प्रायोरिटी ही नहीं है, स्ट्रीट वेंडर्स की प्रायोरिटी नहीं है। तो स्मार्ट सिटी मिशन वगैरह ये सब हम लोगों ने बनाया हुआ है, बट उसके बावजूद भी रिसोर्सेज हमारे म्यूनिसिपैलिटीज के पास ज़्यादा होते नहीं हैं, जिसकी वजह से स्ट्रीट वेंडर्स को प्रॉब्लम लगातार फेस करनी पड़ती है। तीसरी जो चीज़ है वो है सोसाइटी लेवल पे, ठीक है। सोसाइटी लेवल पे वर्ल्ड ओवर अगर आप अर्बन प्लानिंग की बात करोगे ना, चाहे वेस्टर्न कंट्री हो चाहे ईस्टर्न कंट्रीज हो, स्ट्रीट वेंडर्स को अर्बन प्लानिंग में पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है, उनको पूरी तरह से मार्जिनलाइज किया जाता है, उनके लिए कोई स्पेशल तरह का प्रोविजन नहीं बनाया जाता। स्ट्रीट वेंडर्स को हर लेवल पे इग्नोर किया जाता है, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी के लेवल पे हो, चाहे वो प्लानिंग के लेवल पे हो, चाहे वो गवर्नेंस के लेवल पे। लेकिन स्ट्रीट वेंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हालांकि जब से थोड़ा सा ई कॉमर्स वगैरह आया है आजकल, तो लोग जेप्टो वगैरह से या जोमेटो वगैरह से ही रोल कर देते हैं। तो वो एक अलग से फेस करना पड़ रहा है उनको, स्ट्रीट वेंडर्स को, उनकी इनकम कम हो रही है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया ऑनलाइन है ना, प्लेटफॉर्म वगैरह से वो सब करके। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्या करना चाहिए। पहली बात तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, इसको थोड़ा सा अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, अर्बन लोकल बॉडीज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने पीएम स्वानिधि बनाया हुआ है। पीएम स्वानिधि में क्या होता है, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो छोटा मोटा क्रेडिट लोन ले सकते हैं गवर्नमेंट से ऑन द कंसेशन लेवल, ठीक है, वो हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। जो टाउन वेंडिंग कमिटीज अपनी होती हैं, इनको और ज्यादा पावर दी जा सकती है, राइट। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इसके अंदर स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर एक स्पेशल प्रोविजन हो सकते हैं,
राइट। तो ये कुछ चीजें हम लोग स्ट्रीट वेंडर्स के लिए डेफिनेटली कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल से बेसिकली हम क्या क्या करना चाहिए अपने को, ठीक है। एक तो ये एक्ट क्या है, इसके कुछ प्रोविजंस, चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ रहे हैं स्ट्रीट वेंडर्स को, और वे फॉरवर्ड, ठीक है। ये दो तीन चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हो। उसके अलावा पीएम स्वनिधि के बारे में आपको अलग से आर्टिकल दिया हुआ है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। जून 2022 के अंदर इसको हम लोगों ने किया था। तो स्कीम बेसिकली क्या करती है, कोलैटरल फ्री लोन देती है आपको 10,000 रुपए तक का। कोलेटरल फ्री मतलब आपको कुछ भी सिक्योरिटी नहीं देना पड़ता है, आपको 10,000 का लोन मिल सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसकी नोडल एजेंसी होती है, ठीक है। वो किया जाता है। कोविड-19 के दौरान जो स्ट्रीट वेंडर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी बेसिकली, उसके बाद हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो ये थोड़ा सा आप इसके लिए आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।